बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा हमारा जो लेक्चर था 5.1 नॉलेज हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने एक एसएलओ तो डिस्कस कर लिया था, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इसको हमने समझ लिया था। उसका जो दूसरा एसएलओ है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, वो हमने आज अंडरस्टैंड करना है। तो बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में वो फोर्सेस हमारी एसएलओ के अंदर मेंशन भी हैं, हमने उन्हीं फोर्सेस के ऊपर फोकस करना है जो एसएलओ के अंदर बताई हुई हैं। तो उसमें पहली जो फोर्स मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ वो है वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स। और थोड़ा सा आइडिया आपने कल भी ले लिया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। ये ऐसी फोर्स है जो मैसेज के दरमियान होती है, किनके बिटवीन होती है, और ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ये रिपल्सिव फोर्स नहीं होती। कौन सी फोर्स होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, और ये मैसेज के बिटवीन होती है। और ये डिपेंड किस पे करती है? एक तो मैसेज की अमाउंट क्या है, और दूसरा उनके दरमियान सेपरेशन कैसी है, उनके दरमियान डिस्टेंस किस तरह का है। तो ये इसकी डिपेंडेंस के हवाले से भी बात कर दी। बल्कि यहां पे ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी भी हुई है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका फॉर्मूला भी लास्ट टाइम मैंने लिखा था, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे आप लिखते हो G m1 m2 ओवर आर स्क्वेयर। आर यहां पे मैसेज के बिटवीन डिस्टेंस है, लेकिन इसमें इसका स्क्वेयर आर है। ठीक हो गया। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था कि अगर किसी एक मैस को डबल करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। जी मेरा बेटा, अगर आप किसी एक मैस को डबल करते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या चेंज आएगी? बिकम्स डबल। और अगर दोनों मैसेज को डबल कर दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे 4 टाइम्स हो जाएगी। और अगर डिस्टेंस को आप यहां पे हाफ कर देते हो, अब बताओ क्या होगा? अगर डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो फिर सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, G m1 m2 ओवर यहां पे अगर मैं डिस्टेंस को r/2 लिख देता हूं, और इस केस में जो फोर्स बनी है उसे मैं f प्राइम कह लूं या f डैश कर लूं, तो इसका स्क्वायर भी करोगे ना r का, क्योंकि r में स्क्वायर है, तो उसकी जगह पे आपने r/2 लिखा। अब ये क्या बनेगा? G m1 m2 ओवर इस स्क्वायर को ओपन करोगे क्या हो जाएगा? r स्क्वायर ओवर 4, और जो नीचे वाला 4 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरह से ये 4 बाहर आ गया, और ये वाली चीज एग्जैक्टली किसके बराबर है? ओरिजिनल फोर्स के बराबर है। तो बताओ फिर फोर्स कितने टाइम्स हो गई? 4 टाइम्स हो गई। तो अगर आप डिस्टेंस को चेंज करोगे तो वहां पे स्क्वायर की वजह से वहां पे जो चेंज आएगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी। ये नहीं कहेंगे कि डिस्टेंस को हाफ किया तो फोर्स डबल होगी, डिस्टेंस को हाफ करने से फोर्स 4 टाइम्स हो रही है। खैर ये वाली बातें ज्यादा डिटेल में हमने जाना नहीं। और अगला पॉइंट हमने क्या लिखा है कि ये जो अर्थ है, अर्थ की जो ग्रेविटी है ये हमारे ऊपर एक्ट कर रही है, तो हम भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उतनी हम भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना है। अगर हम किसी बिल्डिंग पे किसी हाइट पे भी खड़े होंगे तो तब भी हम अर्थ को उतनी फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचना चाह रहे होते हैं जितनी फोर्स के साथ अर्थ हमें अपनी तरफ खींचती है। लेकिन अर्थ हमारी तरफ क्यों नहीं आती? क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है, उसकी मैस ज्यादा है। उसकी क्या है? मैस ज्यादा है। जितनी बड़ी मैस होगी उतनी उसकी स्टेट को बदलना मुश्किल होगा। ठीक हो गया। हमारी मैस छोटी है, अब एक ट्रक है एक साइकिल है, दोनों पे एक जैसी फोर्स लगाओ, कौन सी बॉडी मूव करेगी? जिसकी मैस छोटी है। जो बड़ी मैस है वो अपनी जगह पे रहेगी। यही हाल यहां पे है। अर्थ और हमारे दरमियान जो फोर्स है वो एक जैसी है, लेकिन चूंकि हमारी मैस कम है इसलिए वो हमें अपनी तरफ खींच लेती है, जबकि उसकी मैस ज्यादा है जिसकी वजह से हम उसकी तरफ, वो हमारी तरफ आ नहीं पाती, ग्रेटर मैस होने की वजह से। और इसके अलावा इसमें और भी है कि जितनी भी ये आप प्लैनेटरी मोशन है, जैसे कि आप देखते हो कि
अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये भी इसी फोर्स की वजह से है। या मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो ये भी इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। ये सारे पॉइंट आपने अंडरस्टैंड कर लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट, इसमें थोड़ी वही बात कर ली जो मैंने अभी डिस्कस की थी कि मैस को डबल करने से क्या फर्क पड़ेगा और डिस्टेंस को चेंज करने से क्या इफेक्ट होगा, ये आप उसको देख लोगे। नेक्स्ट बात आती है फ्रिक्शन। बेटा फ्रिक्शन की बात भी हमने की थी। फ्रिक्शन कब आती है? जब भी आप दो ऑब्जेक्ट्स को स्लाइड करते हो, दो ऑब्जेक्ट की सरफेस को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हो, तो वहां पे क्या होगा कि स्लाइडिंग मोशन को अपोज किया जाएगा। और वो स्लाइडिंग मोशन को अपोज क्यों किया जाता है? वो सरफेस का टेक्सचर होता है इस तरह का, सरफेस की नेचर ऐसी होती है कि वो जो उनकी आपस में मोशन हो रही होती है, उस मोशन को अपोज कर रही होती है। उस अपोजिंग फोर्स को आप क्या कहते हो? फ्रिक्शन कहते हो। तो स्लाइडिंग मोशन के दौरान जो मोशन को एक अपोजिंग फोर्स आएगी, इट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करेगी बेटा? सरफेस की रफनेस पे, जो आपस में स्लाइड की जा रही है ना, उनकी रफनेस पे, वो कितनी रफ हैं या स्मूथ हैं। अगर ज्यादा स्मूथ होंगी तो फ्रिक्शन क्या होगी? कम होगी। और अगर रफ होंगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी। अच्छा, अब ये जो फ्रिक्शन है ना, इसकी वजह से हम रोड के ऊपर चलते भी हैं, ये बेनिफिशियल भी है। ये नहीं समझना कि हमेशा ये नुकसानदेह है, इसका फायदा भी है। फायदा क्या? हमारा रोड के ऊपर चलना। अगर ये रोड हो और हमारे पांव के दरमियान ये फ्रिक्शन ना हो तो हम स्लिप होकर नीचे गिर जाएं। तो ये फ्रिक्शन ही है जो हमें ऊपर चलने दे रही है सरफेस के ऊपर। इसका नुकसान भी है, नुकसान भी बहुत सारे हैं। नुकसान जैसे कि जितने भी ये मशीनरी बनी होती है, इनके पार्ट्स जब एक दूसरे के साथ स्लाइड करते हुए मूव करते हैं तो वहां पे ये फ्रिक्शन होती है। तो फ्रिक्शन क्या करती है? एनर्जी का लॉस करती है, वहां पे ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है। अगर कोई मशीन बिजली से चल रही है तो वहां पे बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा जहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं, ये फ्रिक्शन की टाइप्स भी होती हैं बेटा, जो कि आपने एक चैप्टर पढ़ना है डिटेल में। इसमें अगर कोई स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है तो ये जो फ्रिक्शन सफर करेगा, फेस करेगा, उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। और अगर आपके पास कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट है, रोलिंग ऑब्जेक्ट को समझते हो कि आप एक फुटबॉल को फ्लोर पे ऐसे फेंक दो तो वो आगे भी जा रहा है और साथ साथ रोटेट भी कर रहा है, उसे आप रोलिंग ऑब्जेक्ट कहोगे। तो रोलिंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो फ्रिक्शन होगी वो कौन सी होगी? रोलिंग फ्रिक्शन। और इसके अलावा अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, जैसे ट्रक है, आप ट्रक के ऊपर फोर्स लगाते हो, जैसे ये फोर्स लगाओगे तो ट्रक की जो सरफेस है, जो रोड के साथ इन कॉन्टेक्ट है, वो उसको मूव नहीं करने देगी। इसका मतलब वहां भी फ्रिक्शन है। उस फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और स्टैटिक फ्रिक्शन कब आएगा? जब आप फोर्स लगाओगे। अगर आप फोर्स नहीं लगाते तो उस वक्त स्टैटिक फ्रिक्शन भी नहीं होगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब अराइज होगी, कब पैदा होगी? जब आप उसको मूव करवाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो तीन तरह की फ्रिक्शन होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, ड्रैग फोर्स। भैया ड्रैग फोर्स क्या चीज आ गई बेटा? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड क्या चीज होती है बेटा? जी मेरे बेटा, किसी को पता है फ्लूइड क्या चीज है? हर वो चीज जो बह सकती हो, जो फ्लो कर सकती है, उसे आप क्या कहते हो? फ्लूइड कहते हो। उसमें गैसेस भी हैं, गैस भी फ्लो कर जाती है, और जितने भी लिक्विड हैं वो भी क्या करते हैं? वो भी फ्लो कर जाती हैं। तो लिक्विड और गैसेस दोनों क्या हैं? फ्लूइड हैं। फ्लूइड की दो टाइप्स हो गई, लिक्विड और गैसेस। अच्छा, अब बात करते हैं, जब भी आप किसी फ्लूइड में मूव करोगे, चाहे कि हवा में मूव करो, हवा गैस है ना, या पानी के अंदर मूव करो, या किसी चीज को आप हवा में मूव करवाओ या पानी के अंदर मूव करवाओ, तो ये दोनों फ्लूइड हैं। ये क्या करेंगे? यहां पे उस ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करेंगे, उस ऑब्जेक्ट की मोशन को। और जो मोशन को अपोज करने वाली फोर्स होती है फ्रिक्शनल फोर्स ही होती है। लेकिन इस केस में जो फ्लूइड की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स होगी उसे आप ड्रैग फोर्स कहते हो। क्या कहते हो? ड्रैग फोर्स। फ्लूइड अगर आपकी मोशन को रोक रहा है, फ्लूइड अगर आपकी मोशन को क्या कर रहा है? रोक रहा है, तो उस वक्त जो फोर्स आपके फ्रिक्शनल फोर्स जो आप पे लग रही है, आपकी मोशन को रोकने वाली, उसे ड्रैग फोर्स कहा जाता है। या दूसरा इसका नाम क्या है? फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते हैं उसे।
क्या कहते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन। अब ये फ्लूइड फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगी बेटा? ये डिपेंड करेगी कि हमारे पास जो हंसी बात है, जब मूव करेंगे तो हमारी बॉडी का जो एरिया है, हमारी बॉडी की जो सरफेस है, उसके साथ आके फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? कोलिजन करेंगे। अगर हमारा एरिया, हमारी जो बॉडी की सरफेस है वो ज्यादा होगी तो हमें वो मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा कोलिजन करेंगे और फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी। तो ये वाली जो ड्रैग फोर्स होती है, इट अकर्स ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट सरफेस एंड फ्लूइड। फ्लूइड और ऑब्जेक्ट की सरफेस कितनी ज्यादा है जो आगे फ्लूइड के रास्ते में आ रही है, यानी आप जा रहे हो, रास्ते में फ्लूइड भी है, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसकी सरफेस फ्लूइड के सामने ज्यादा आएगी, जिसकी वजह से फ्रिक्शन भी ज्यादा फेस होगी। जैसे ट्रक है, ट्रक के सामने से सरफेस एरिया क्या होता है? ज्यादा होता है। और अगर आप साइकिल लो, उसका सरफेस एरिया क्या है? कम है। तो जितना एरिया कम होगा उसके ऊपर उतने कम फ्लूइड आके टकराएगा और फ्लूइड की इंटरैक्शन कम होगी। फ्लूइड की इंटरैक्शन कम होगी तो फ्रिक्शन भी कम होगी। तो जितने बल्की ऑब्जेक्ट होंगे, बल्कि बड़े साइज के ऑब्जेक्ट, वो ज्यादा ड्रैग फोर्स को फेस करेंगे और जितने थिन ऑब्जेक्ट होंगे वो कम ड्रैग फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे कि यहां पे जेवलिन है, जेवलिन को पता है ना, एक स्टिक टाइप है जो बहुत ही थिन है। जब ये एयर में जाएगी तो जाहिर सी बात है इसकी मोशन को क्या ज्यादा अपोज किया जाएगा? थिन होने की वजह से इसका सरफेस एरिया कम है, इसलिए ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर जाएगी। इसकी मोशन को कम अपोज किया जाएगा। जब मोशन को कम अपोज किया जाएगा तो इसकी जो मोशन है ज्यादा दूर तक हो सकेगी। जबकि अगर कोई बल्की ऑब्जेक्ट है, जैसे कार्डबोर्ड है कोई, तो इसका सरफेस एरिया रिलेटिवली इसके लिहाज से क्या है? ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है फिर इसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। चाहे ये पानी में मूव करे, चाहे ये किसी एयर में मूव करे, हमारे पास इसके ऊपर ड्रैग फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। तो बेटा ये आपने ड्रैग फोर्स के हवाले से डिस्कशन की। इसके बाद एयर रेजिस्टेंस। बेटा ये एयर रेजिस्टेंस भी ड्रैग फोर्स ही है, लेकिन उसको स्पेशल एक नाम दे दिया, एयर रेजिस्टेंस। जब एयर में मूव करोगे तो जो ड्रैग फोर्स आप फेस करोगे उसे क्या कहोगे? एयर रेजिस्टेंस कह दोगे, एयर फ्रिक्शन कह दोगे। क्या कह दोगे? एयर फ्रिक्शन कह लो, एयर रेजिस्टेंस कह लो। अच्छा, और ये वाली जो फ्रिक्शन है ये अराइज कैसे होती है? ये दो रीजन लिखी हुई है मैंने, वैसे ये एडिशनल बातें हैं, चलो फिर भी आपको बता देते हैं। एक विस्कस ड्रैग। विस्कस ड्रैग का मतलब क्या है कि आपकी जो एयर है, एयर हो गई, और इसके अलावा एयर के मॉलिक्यूल्स मेरी सरफेस पे आके कोलिजन करेंगे। अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मेरे ऊपर ड्रैग फोर्स लग रही है। तो एक तो मेरी सरफेस और एयर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरैक्शन है वो डिसाइड करेगी। ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा मेरे को ऊपर ड्रैग फोर्स होगी, एयर फ्रिक्शन होगी। या दूसरा ये भी अच्छा, एक तो ये पॉइंट है। दूसरी जो चीज है वो यहां पे क्या, अगली फिगर को देख के बताते हैं। जैसे ये गाड़ी है, गाड़ी इस एयर के अंदर ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब इसका जो सरफेस एरिया है वो इस एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या कर रहा है? इंटरैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरैक्ट कर रहा है। एक तो ये रीजन होगी फ्रिक्शन की। कौन सी फ्रिक्शन? एयर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस। दूसरी एक और वजह भी है। वो वजह क्या है कि जब ये गाड़ी मूव करेगी तो अपने रास्ते से हवा को हटाएगी। जहां जहां ये मूव करना चाह रही है वहां से एयर को क्या करना चाह रही है? डिस्प्लेस करेगी। अगर ये एयर को डिस्प्लेस करके आगे चली जाएगी तो पिछला जो इसका हिस्सा होगा वहां पे एयर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ज्यादा एयर तो उसने डिस्प्लेस कर दी, पीछे एयर ना होने के बराबर हुई। आगे हमारे पास एयर ज्यादा है, तो जिधर एयर ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर भी ज्यादा होगा, और जहां पे एयर कम होगी वहां पे प्रेशर भी कम होगा। इसका मतलब एक प्रेशर का डिफरेंस आ रहेगा। क्या आ रहेगा? प्रेशर का डिफरेंस। और जब भी प्रेशर का डिफरेंस आता है तो आप याद रख लो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फोर्स लगती। तो अगर आगे हाई प्रेशर है और पीछे लो प्रेशर है, इसका मतलब फोर्स किधर लगेगी? पीछे की तरफ। मोशन किधर हो रही है? आगे की तरफ। और ये जो फोर्स आ रही है इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो पीछे की तरफ है। तो एयर रेजिस्टेंस जो एयर फ्रिक्शन है उसकी दो केसेस मैंने बता दी। कौन कौन सी? एक तो ऑब्जेक्ट और एयर मॉलिक्यूल्स की आपस में इंटरैक्शन कैसे हो रही, और दूसरा प्रेशर डिफरेंस। तो बेटा ये एयर रेजिस्टेंस की बात भी हो गई। अब ये एयर रेजिस्टेंस खत्म करने के लिए करते क्या हैं?
क्योंकि ज़ाहिर है रोड पे गाड़ियों ने भी चलना है और हमें तो एयर को फेस करना पड़ेगा। तो वो जो एयर फेस करना पड़ रही है, हम चाहते हैं कि हम ज्यादा स्पीड के साथ इस एयर के अंदर मूव करें, हमें एयर रेजिस्टेंस कम से कम फेस करना पड़े, तो उसके लिए गाड़ियों की डिजाइनिंग स्पेशल की जाती है और उस डिजाइनिंग को स्ट्रीमलाइन डिजाइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन डिजाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है? स्मूथ शेप। ऐसी शेप बनाई जाती है कि उसका जो फेसिंग एरिया है एयर के लिए वो कम से कम हो जाए। जितना फेसिंग एरिया कम होगा, जितना उसका सरफेस एरिया कम होगा, उतनी एयर रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि एयर के मालिक उसके साथ कम से कम टकराएंगे और उसकी मोशन को कम रोकेंगे। जैसे यहां पे ये जो गाड़ी है, इसकी शेप ऐसी बनाई गई है कि एयर जो है वो कम से कम इसकी बॉडी के साथ कोलिजन करे और इसकी मोशन को कम से कम रोके। तो ये इस डिजाइन को क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन डिजाइन। इवन साइकिलिस्ट जो होते हैं, साइकिलिस्ट जब ट्रेवल कर रहे होते हैं वो भी चाह रहे होते हैं हाई स्पीड से जाएं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? वो अपनी एक तो जो उनका खास लिबास होता है और दूसरा वो अपनी बॉडी को शेप ऐसे दे देते हैं ताकि उनका जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो एयर के लिए कम से कम हो जाए और वो हाई स्पीड के साथ ट्रेवल कर सकें। तो जितना सरफेस एरिया कम किया जाएगा, शेप एक स्पेशल डिजाइन कर दी जाएगी, उतनी एयर फ्रिक्शन कम हो जाएगी और चीजें एयर के अंदर ज्यादा हाई स्पीड के साथ ट्रेवल करेंगी। इवन जो हमारे पास ये एरोप्लेन है, इनकी डिजाइनिंग भी ऐसे ही होती है। जो एयरक्राफ्ट हाई स्पीड जो जेट प्लेन होते हैं, उनकी डिजाइनिंग भी ऐसे ही करते हैं, स्ट्रीमलाइन डिजाइनिंग, ताकि वो हाई स्पीड के साथ ट्रेवल कर सकें। तो बेटा ये वाले पॉइंट भी हो गए। जो शार्क है या डॉल्फिन है, उनकी बॉडी की शेप भी ऐसी होती, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल कर लेती। स्ट्रीमलाइन डिजाइन होता है उनका भी। और ये एयर रेजिस्टेंस के बारे में बताया कि ये एयर रेजिस्टेंस फायदेमंद भी है। फायदेमंद कैसे है? कि जो पैराशूट वाले जब किसी एरोप्लेन से जंप करते हैं तो ये नीचे आना चाह रहे होते हैं, अगर हवा ना हो तो क्या होगा? बड़ी तेजी के साथ नीचे आएंगे, उनकी मोशन को रोका नहीं जाएगा, वो इतनी तेजी के साथ आएंगे कि अगर जमीन के साथ टकरा जाएं तो वो उनकी तो वो तो डेड हो गए, ठीक है ना, उनका तो कुछ भी नहीं बचना। तो फिर क्या होता है कि ये जैसे वो पैराशूट उन्होंने बांधा होता है वो खोल देते हैं। जब पैराशूट खोलेंगे तो उनका सरफेस एरिया क्या कर दिया? बढ़ा दिया। और एयर के मालिक को जब कोलिजन करेंगे तो वहां पे एयर की फ्रिक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी, एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। वो पैराशूट खोलने का मतलब है कि सरफेस एरिया बढ़ाया जा रहा है, ताकि सरफेस एरिया जब बढ़ाएंगे तो एयर के मालिक को ज्यादा उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे और उसकी मोशन को ज्यादा रोकेंगे। और इस तरह से पैराशूट पे हाई जब एयर रेजिस्टेंस होगी तो वो बड़ी तेजी के साथ नीचे नहीं आएगा, उसकी मोशन को ज्यादा रोका जा रहा होगा। ये काम आप भी कर सकते हो, पैराशूट बना सकते हो। एक वो प्लास्टिक का शॉपर ले लो और उसको काट के कैंची से उसके चारों कोनों पे क्या करो? सुराख कर लो और धागों से बांध के उसके साथ एक प्लास्टिक की डब्बी लगा लो, ठीक है, और उसमें क्या करो? फिर एक अंडा रख दो, इसको कहते हैं एग पैराशूट, और बिल्डिंग पे खड़े होके, छत पे खड़े होके फेंको, देखो वो कैसे नीचे आता है, तेजी के साथ जाता है कि स्लोली जाता है। अगर तो एग बच गया, इसका मतलब आपका पैराशूट जो है वो ठीक बना है, और अगर एग टूट गया तो फिर पैराशूट ठीक नहीं है। ठीक हो गया बेटा? तो ये एग्जांपल दी गई है एयर रेजिस्टेंस के हवाले से। अगला पॉइंट है टेंशन। टेंशन की भी थोड़ी सी बात की थी हमने। ये एक पुलिंग फोर्स होती है जो किसी वायर की लेंथ के अलोंग एक्ट करती है, किसी स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग एक्ट करती है, और ये कोशिश करती है कि जब वो आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हो, क्या करते हो? स्ट्रेच करते हो, तो वहां पे मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कोशिश करे कि वापस अपनी ये स्ट्रेचिंग ना हो, वो स्ट्रेचिंग को रोकने की कोशिश कर रही होती है। तो ये टेंशन की फोर्स जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे। और कोई भी चीज अगर आप स्ट्रिंग के साथ, फर्ज करो ये कुछ स्ट्रिंग है, इसके साथ आपने कोई ऑब्जेक्ट हैंग किया है, तो ये ऑब्जेक्ट का वेट नीचे जाना चाहेगा। वेट क्या करेगा? लेकिन इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन आएगी, जो अलोंग द स्ट्रिंग लेंथ होगी, वो इसके वेट को बैलेंस करेगी और इसको नीचे गिरने से रोकेगी, बचाएगी। इवन यहां पे ये देखो जो रॉक क्लाइंबर होते हैं, चट्टानों को सर करते हैं, हाइट पे जाते हैं, वो भी क्या करते हैं? इसी तरह की स्ट्रिंग को इस्तेमाल करते हैं। और इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन इनको क्या करती है? प्रिवेंट करती है, इनके वेट को बैलेंस करती है, ठीक है, इनको गिरने से बचाती है।
तो ये बेटा टेंशन के हवाले से भी हमने कुछ पॉइंट्स अंडरस्टैंड किए। अच्छा, टेंशन का एक अहम पॉइंट यहां पे लिखा है कि टेंशन चाहे कोई इलास्टिक मटेरियल हो चाहे इनइलास्टिक मटेरियल हो, दोनों के अंदर टेंशन होगी। इलास्टिक को समझते हो, जिसको डिफॉर्म किया जा सके, जिसकी शक्ल को बिगाड़ा जा सके। बिगाड़ने का मतलब क्या है? उसको स्ट्रेच किया जा सके या उसको कंप्रेस किया जा सके, उसे क्या कहोगे? इलास्टिक मटेरियल। और जो कंप्रेस या स्ट्रेच नहीं होंगे उन्हें क्या कहोगे? इनइलास्टिक। क्या कहोगे? इनइलास्टिक। तो ये टेंशन चाहे कोई इलास्टिक मटेरियल है चाहे इनइलास्टिक मटेरियल, उसके अंदर आनी है। ठीक हो गया बेटा? ये एक मेन डिफरेंस, थोड़ा अभी आगे वाली जो फोर्स पढ़ने वाले हैं ना उसके साथ ये मेन डिफरेंस है, वो है इलास्टिक फोर्स। अब इलास्टिक फोर्स भी इसी तरह की फोर्स है। जब आप किसी मटेरियल को डिफॉर्म करते हो, शर्त है वो डिफॉर्म हो। क्या हो? डिफॉर्म हो, यानी उसको स्ट्रेच कर दिया आपने, या क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया। जब आप स्ट्रेच करते हो या कंप्रेस करते हो तो उसमें मटेरियल के अंदर जो एटम्स हैं जो उसको बना रहे हैं वो अपनी जगह से क्या होंगे? डिस्प्लेस होते हैं। क्या होते हैं? डिस्प्लेस, अपनी जगह से थोड़ा मूव कर जाते हैं, अपनी असल जगह को छोड़ देते हैं। लेकिन एटम्स के दरमियान जो फोर्स होती है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो कोशिश करती है कि ये डिस्प्लेसमेंट ना हो। तो उसके रिजल्ट में ये एटम्स फोर्स लगाते हैं ताकि मटेरियल के अंदर कोई डिफॉर्मेशन ना आए, ये बिगाड़ ना पैदा हो, उसमें स्ट्रेचिंग ना हो, उसमें कंप्रेशन ना हो। वो फोर्स जो इस बिगाड़ के खिलाफ होती है, इस स्ट्रेचिंग के खिलाफ होती है, इस कंप्रेशन के खिलाफ होती है, उसे क्या कहते हो? इलास्टिक फोर्स कहते हो। ठीक है? तो इलास्टिक फोर्स के लिए मटेरियल का इलास्टिक होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? इलास्टिक होना जरूरी है। इलास्टिक होगी, मटेरियल इलास्टिक होगा तभी वो डिफॉर्म होगा, और जब डिफॉर्म होगा तो तब एटम्स अपनी जगह से डिस्प्लेस होंगे, और अगर एटम डिस्प्लेस होंगे तो फिर क्या करेंगे? वो वापस ऑब्जेक्ट को उसकी असल हालत में लाने के लिए कोशिश करेंगे, फोर्स लगाएंगे। उसे क्या कहते हैं? इलास्टिक फोर्स। अच्छा, ये इलास्टिक फोर्स कोशिश कर रही होती है कि ऑब्जेक्ट वापस अपनी असल हालत में आ जाए। इसकी वजह से इसे आप रिस्टोरिंग फोर्स का नाम भी देते हो। क्या कहते हो? रिस्टोर करना, वापस असल हालत में लाने वाली फोर्स, वापस असल। अगर आप किसी रबर बैंड को लेते हो, आपने उसको स्ट्रेच किया और स्ट्रेच तो कर दिया आपने, अब आपने फोर्स लगाई, स्ट्रेचिंग हो गई, लेकिन मटेरियल के अंदर एक इलास्टिक फोर्स आ गई। वो कोशिश कर रही है कि ये मटेरियल वापस अपनी जगह पे आ जाए, लेकिन जब तक आप अपनी अप्लाइड फोर्स को खत्म नहीं करोगे तब तक तो ये वापस नहीं आ सकता। जब आप अपनी अप्लाइड फोर्स को खत्म कर दोगे तो फौरन वो जो इलास्टिक फोर्स है वो क्या करेगी? वो एक्ट करेगी और मटेरियल को वापस उसकी असल हालत में ले आएगी। लेकिन शर्त है कि इलास्टिक लिमिट एक्सीड ना हो, इतना ना खींच दो कि वो बिल्कुल ही बिगड़ जाए, परमानेंटली बिगड़ जाए। जैसे स्प्रिंग होते हैं, स्प्रिंग को बहुत ज्यादा खींचोगे तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, वापस अपनी असल हालत में। अच्छा, अगर ये जो लिमिट है जिसमें परमानेंट एक बिगाड़ पैदा हो जाए, अगर इस लिमिट को क्रॉस कर दें तो फिर इलास्टिक फोर्स वहां पे वर्क नहीं करती। इलास्टिक फोर्स कब तक वर्क करेगी? जब तक लिमिट क्रॉस नहीं होती, कि आप जब तक फोर्स छोड़ते हो, अपनी अप्लाइड फोर्स को हटाते हो, तो मटेरियल वापस अपनी असल हालत में आने की अहलियत रखता है, तब तक ये इलास्टिक फोर्स होगी। लेकिन अगर आपने इतना बिगाड़ दिया कि वो वापस ही ना आ सके, फिर इलास्टिक फोर्स वहां पे वर्क नहीं करेगी। तो बेटा ये कुछ इसकी यूजेज भी हैं। रबर बैंड जो आप यूज करते हो, फिर उसके स्प्रिंग मैटर्स होते हैं, उसके अंदर स्प्रिंग के अंदर जो इलास्टिक फोर्स है वो भी एक कंफर्ट का काज बनती है। ये जो बंजी जंपिंग है वो जो मैंने अभी दिखाई थी, ठीक है ना, वो लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में दिखाया था, ये सारी क्या है? इलास्टिक फोर्स की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स, हाँ जी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी आपने पढ़ी थी, चार्जेस के दरमियान होती है। किन के दरमियान होती है? अच्छा, आपको पता है जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं वो एटम से मिलकर बने हैं, और एटम्स के अंदर क्या होता है? एटम के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? और न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, इस न्यूक्लियस के अराउंड भी कुछ चार्ज रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, उन पे कौन सा चार्ज होता है? कौन सा बेटा चार्ज होता है? हाँ जी, वो न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है।
ठीक है। असल अब देखो, ये तो मैंने एटम का स्ट्रक्चर बताया, और एक बात याद रखो, एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। ओवरऑल जो आपका एटम है वो न्यूट्रल होता है, और अगर एटम न्यूट्रल होगा तो आपका मटेरियल भी न्यूट्रल है। लेकिन जब आप किसी बॉडी को चार्ज देना चाहते हो ना, किसी बॉडी को चार्ज करना चाह रहे हो, तो आप क्या करते हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन या तो उसको ऐड करते हो या इलेक्ट्रॉन निकालते हो। प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं डालते। किस पे फर्क डालते हैं बेटे, इधर ध्यान दो ना, किस पे फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि बाहर की तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हाथ नहीं डाल सकते हम, न्यूक्लियस को तोड़ना आसान नहीं है। असल तब्दीली किसमें लाते हो, इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इलेक्ट्रॉन की तादाद को थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो वहां पे एक इंबैलेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इंबैलेंस। इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे तो उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, तो नेट वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो किसी भी बॉडी को जब आपने चार्ज करना होता है, अगर नेगेटिव चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज देना है तो फिर इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को चेंज किया जाता है। ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो चार्जेस के दरमियान है, और एक जैसे जो चार्जेस होते हैं उनके दरमियान कौन सी फोर्स होती है, अट्रैक्शन की या रिपल्शन की, रिपल्शन की। और अगर ऑपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, हाँ जी, वो अट्रैक्शन की फोर्स होती है। ठीक हो गया बेटा। तो लाइक चार्जेस, लाइक मीन एक जैसे, वो अट्रैक्ट रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सॉरी, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अब आते हैं यहां पे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की बात भी हमने की थी। मैग्नेटिक फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है और रिपल्सिव फोर्स भी होती है। जो कदीम यूनानी थे ना, यूनानी, उन्होंने क्या किया कि एक रॉक डिस्कवर की जिसे लोडस्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, लोडस्टोन। इस लोडस्टोन में क्या प्रॉपर्टी थी कि ये आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे, अट्रैक्शन पैदा हो रही थी। बाद में देखा गया ये सिर्फ आयरन को नहीं बल्कि आपस में भी इनकी अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है, तो इसको फिर मैग्नेट का नाम दिया गया। कौन सा नाम, मैग्नेट। और फिर मजीद डिस्कवरी में पता चला कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। जो एक जैसे पोल होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट पोल होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ये सारी बातें मैग्नेटिज्म में आ जाती हैं। अच्छा, इसके बाद इसकी एप्लीकेशन में याद रखो कि अब तो इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना दिए गए हैं कि आप चीजों को हवा में मुअल्लक भी कर सकते हो, चीजों को हवा में मुअल्लक भी किया जा सकता है। जैसे कि यहां पे आप देखो, ये वाली जो चीज है, एक मेटल, नीचे इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है कि रिपल्शन की वजह से, ये भी मैग्नेट समझ लो, तो रिपल्शन की वजह से इसको क्या किया हुआ है, एयर में मुअल्लक किया हुआ, और इसको कहते हैं लेविटेट कर दिया। क्या कर दिया, लेविटेट कर दिया, मुअल्लक कर दिया। और इसकी बेस पे, इस कॉन्सेप्ट की बेस पे एक ट्रेन भी बनाई हुई है जिसे मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन। बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल कर देती है। इसमें होता क्या है कि इसके ट्रैक के अंदर मैग्नेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग किस्म के मैग्नेट, वो आपस में रिपेल करते हैं और ट्रेन थोड़ी सी हवा से उठ जाती है। उसका हवा के साथ कनेक्शन नहीं होता, सॉरी रोड के साथ कनेक्शन नहीं होता, रोड के साथ कनेक्शन खत्म हो जाता है, और फिर ये हाई स्पीड के साथ ट्रेवल करती है, क्योंकि रोड की फ्रिक्शन ज्यादा होती है, रोड मोशन को ज्यादा अपोज करती है। मेरी बात को समझ रहे हो? तो ये ऐसी ट्रेन है जो तकरीबन 400 से 500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रेवल कर जाती है। ठीक है। और इसके अलावा ये जो एमआरआई का भी सुना है, एमआरआई भी एक मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल करते हैं मशीन है जिसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। इमेज लेने की टेक्निक है, डायग्नोज करना है बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे एक्सरे करवाते हो ना, ऐसे ही एमआरआई भी एक समझ लो कि इमेज लेने की एक मशीन है। उसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो आप आगे जाके पढ़ोगे थोड़ा सा, जब मैग्नेटिज्म का चैप्टर हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा एक और बात, ये इसकी बेस पे कंपास नीडल, मकनातीसी सुई बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है? मकनातीसी सुई बनाई हुई है। उससे आप क्या करते हो, अपने यहां पे जो जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल है या ईस्ट पोल, उनको डिटेक्ट कर लेते हो, डायरेक्शन का पता लगा लेते हो।
कि आप किस डायरेक्शन में, आपका नॉर्थ पोल है, किस डायरेक्शन में साउथ पोल है। इसके जो दो एंड है ना, जब इसको रखोगे ना, तो इसका ये वाला जो जिसमें एन लिखा है, ये अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ होगा। और क्योंकि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, कल बात हुई भी थी थोड़ी सी, अर्थ भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। अर्थ इज आल्सो बिहेविंग एज ए मैग्नेट, ये भी क्या है, एक मैग्नेट है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और इस मकनातीसी सुई की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपस में इंटरैक्ट होती हैं और ये नीडल डिफ्लेक्ट होके अपनी डायरेक्शन को किसके अलोंग अलाइन कर लेती है, नॉर्थ और साउथ के अलोंग। तो इस तरह से आप डायरेक्शन को मालूम करने के लिए कंपास नीडल को इस्तेमाल कर सकते हो। आगे आता है थ्रस्ट के हवाले से बात है। थ्रस्ट क्या चीज है बेटा? थ्रस्ट बेसिकली एक पुशिंग फोर्स है, प्रोपेलिंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है, जो बड़ी बड़ी चीजों को आगे की तरफ पुश करती है। जैसे रॉकेट होता है ना, रॉकेट के ऊपर एक प्रोपेलिंग फोर्स कैसे लगाई जाती है? रॉकेट के अंदर फ्यूल को बर्न करते हैं, फ्यूल की क्या होती है, बर्निंग होती है, और फिर उस बर्निंग से हॉट गैस प्रोड्यूस होती है, और उस हॉट गैस को नीचे की तरफ बड़ी हाई स्पीड के साथ एक्सपेल किया जाता है, खारिज किया जाता है, और वो हॉट गैस ऊपर की तरफ क्या करती है, रॉकेट के ऊपर एक थ्रस्ट देती है। तो ये वो ऊपर की तरफ जो थ्रस्ट मिलता है, उसकी वजह से रॉकेट जो है वो मूव करता है। ये यहां पे शो भी किया हुआ है, थ्रस्ट फोर्स किधर होती है, ऊपर की तरफ होती है। ऐसे ही आपके जो एरोप्लेन है, ये भी इसके अंदर भी जो हमारा फ्यूल होता है वो बर्न होता है, और उस बर्निंग की वजह से इस पे भी एक थ्रस्ट फोर्स आती है जो कि आगे की तरफ होती है, जो इनको आगे की तरफ ड्राइव करती है। जो पानी के अंदर मोटर बोट होती है, उसके अंदर भी अगर जो आप देखते हो वो मोटर वाली जो बोट्स होती हैं, उनके अंदर भी प्रोपेलर होता है। वो प्रोपेलर क्या करता है, एक थ्रस्ट फोर्स जनरेट करता है, और उस थ्रस्ट फोर्स की वजह से वो जो बोट है वो पानी के अंदर आगे की तरफ मूव करती है। तो ये एक थ्रस्ट फोर्स के हवाले से भी हमने अंडरस्टैंडिंग कर ली। इसके बाद नॉर्मल फोर्स, ये तो हमने डिस्कस किया भी था नॉर्मल फोर्स के बारे में। जब भी दो सरफेस आपस में क्या आएंगी, इन कॉन्टैक्ट आएंगी, क्या आएंगी, तो वो दोनों सरफेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, दोनों सरफेस एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाएंगी, और वो जो फोर्सेस होंगी ना, वो सरफेसेस के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी, सरफेस के ऊपर। जैसे इस ब्लॉक को आपने हाथ पे रखा, तो इस ब्लॉक ने हाथ पे फोर्स लगाई, ये वाली शो की भी है, ये इसको नॉर्मल फोर्स कहेंगे। और फिर हाथ ने भी क्या किया हुआ है, ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाई, वो ऊपर की तरफ है, वो भी क्या है, नॉर्मल फोर्स। तो सरफेस जब भी इन कांटेक्ट आती हैं, तो ये सरफेस एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, फोर्सेस लगाती हैं, और ये ऐसी फोर्सेस होती हैं जो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं, 90 के एंगल पे होती हैं। देखो ये एंगल कितना मारना है, यहां पे अगर बनाओ तो 90, इधर भी एंगल कितना मारना है, 90, ठीक हो गया। तो ये नॉर्मल फोर्स की वजह से हम इस जमीन के अंदर धंसते नहीं है, जमीन हमारे ऊपर क्या कर रही है, नॉर्मल फोर्स लगा रही है, हमें सपोर्ट किए हुए है, क्या किए हुए, सपोर्ट किया हुआ है इसने, हमें नीचे जमीन के अंदर जाने से रोका हुआ है। तो नॉर्मल फोर्स का भी फायदा है। तो बेटा ये था आपका जो है आज का लेक्चर, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।